Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, before we start this chapter, I would like to inform you कि हमारे जो ऑनरेबल राज्यपाल जी थे श्री लालजी टंडन, उनका कल शाम को देहांत हो गया। वो लखनऊ के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे और पिछले 40 दिनों से अपनी बीमारी से जूझ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि दें और भगवान से प्रार्थना करें उनकी आत्मा की शांति के लिए। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें। नाउ लेट्स, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द चैप्टर ऑफ क्लास 10th, चैप्टर 2, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2, एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। आप ये सेकंड पर कंफ्यूज मत हो। सेकंड इसलिए लिखा है कि इसका जो चैप्टर 1 था रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, उस पर हमने दूसरे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। आज ये रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2 जो लिखा है, जिस पर हम एग्रीकल्चरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज वो चीज जो हमारे लिए यूटिलाइज हो, ठीक है, जिनका हम यूटिलाइज करें, वो हमारे लिए रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए ये डस्टर रिसोर्स है, ये चौक रिसोर्सेस है, ये बोर्ड रिसोर्सेस है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम एक ब्रॉड लेवल पर रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट आप देखें सॉरी, वी से लर्न कि हम इस चैप्टर में लर्न क्या करने वाले हैं। आपको कॉर्नर पे इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है, वहां पर आप देखिए क्या क्या लिखा है। 2.1 पर लिखा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। 2.2 मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने उसका एक टेबल यहां पर बना के रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप इन इंडिया। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड नाउ 2.3 पे हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एजेंसियां हैं वो क्या वर्क कर रही हैं। ठीक है, 2.4 पे हम देखेंगे मेडिसिनल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, मेथड, यूटिलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके मेथड्स, यूटिलिटी और उनकी सिक्योरिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। 2.5 में हम देखेंगे मिनरल्स का टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्टेंस एंड कंजर्वेशन, ये हमारा स्टडी होगा 2.5 में। एंड नाउ 2.6 पे हम देखेंगे पावर रिसोर्सेज, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस। ठीक, तो ये 6 पैरामीटर्स हैं इस चैप्टर के, जिसके बारे में हम पार्ट बाय पार्ट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, एंड 2.2 इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि इंडिया के इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन से हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है। तो हियर आई ड्रॉ अ टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। 2 टाइप्स में हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, अकॉर्डिंग टू सीजन एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी, कि सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स अलग हैं और स्टडी के अकॉर्डिंग उन्हीं क्रॉप्स को हमने मिक्सअप किया है यहां पर। ठीक है, तो सीजन के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के क्रॉप्स यहां पर बताए गए हैं, खरीफ, रबी एंड जायद। इनके बारे में हम पार्ट बाय पार्ट स्टडी करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप। फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा फूड क्रॉप्स एंड सेकंड कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स का मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनका हम यूज खाने के लिए कर रहे हैं, और कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स में वो क्रॉप्स आती हैं जिनको हम किस चीज के लिए स्टडी कर रहे हैं बेटा, कि इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है सिर्फ कैश एंड कमर्शियल यूज के लिए, यानी पैसों के लिए इसको बेचा जाता है। ठीक, तो बेसिकली आज जो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, आप अपनी बुक पर देखेंगे पेज नंबर 19। ठीक, प्रेजेंटली द टर्म एग्रीकल्चर इज यूज इन अ ब्रॉड सेंस। यदि हम देखें कि तो ब्रॉड सेंस में एग्रीकल्चर का यूज किया जा रहा है। इट नॉट ओनली इंक्लूड कल्टीवेशन बट आल्सो फॉरेस्ट, फिशरीज, एनिमल रियरिंग एंड डेयरी इन इट। तो हम एग्रीकल्चर पर सिर्फ कल्टीवेशन को नहीं मेंशन कर सकते कि खेती करना ही एग्रीकल्चर नहीं है। आज एग्रीकल्चर का ब्रॉड सेंस है, जिस पर इन्होंने बोला कि कल्टीवेशन पर हमने क्या कहा, फॉरेस्ट है, फिशरीज है, एनिमल रियरिंग एंड डेयरिंग, ये सारी की सारी चीजें एग्रीकल्चर में आती हैं।
agricultural country, geographical diversities in India create favorable climate conditions for the production of different type of crops. इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ठीक है। तो इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री कहा गया है और एग्रीकल्चरल कंट्री होने के साथ साथ हमारे यहाँ की जो जियोग्राफिकल क्लाइमेट है, ठीक है, उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है, ठीक है। डाइवर्सिटीज होने के साथ साथ डाइवर्सिटी का मतलब विविधताएं होती हैं कि अलग जगह, एक ही जगह पर हम सारे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, कि हमको सेवफल के लिए हमको जो क्लाइमेट चाहिए वो हमारे यहाँ पर नहीं है। जम्मू कश्मीर में सेवफल की खेती की जाती है, ठीक है, चावल के लिए कहीं और क्लाइमेट होता है, गेहूं के लिए कहीं और का क्लाइमेट होता है। तो ये क्लाइमेट के बारे में लिखा है कि इंडिया क्रिएट फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, कि इंडिया के पास एक फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन है जहां पर हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक, डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं। नाउ ओनली 11% ऑफ द टोटल एरिया द वर्ल्ड इज कल्टिवेटेड। यदि हम पूरे विश्व का देखें तो पूरे विश्व का सिर्फ 11% एरिया, ठीक है, 11% एरिया ही कल्टीवेटेड एरिया है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया का जितना जियोग्राफिकल एरिया है, इंडिया का जितना क्षेत्रफल है, उसमें लिखा है कि इंडिया हैज 51% अंडर कल्टीवेशन, कि इंडिया का 51% एरिया कल्टीवेशन के अंदर में है, ठीक है। ओनली 1 क्रॉप इज ग्रोन इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वाइल इन इंडिया 2 or 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन सम एरियाज, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इन्होंने बोला कि एक सीजन पर एक ही क्रॉप ग्रोन की जाती है, लेकिन इंडिया के कुछ पार्ट्स में ऐसे हैं कि जहां पर हम 2 या 3 क्रॉप एक साथ ग्रो कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि टोटल एरिया विच कुड बी इरिगेटेड इन इंडिया इज इक्वल टू टोटल कल्टीवेबल एरिया ऑफ चाइना, ठीक है। इंडिया का उतना एरिया इरिगेटेड है, यानी सिंचाई वाला एरिया है, जितना चाइना का कल्टीवेटेड एरिया है। यानी चाइना के जितने एरिया में खेती की जाती है उतने एरिया में इंडिया में सिर्फ सिंचाई से खेती की जाती है। नाउ लिखा है 58.2% लेबर ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, कि इंडिया का जो लेबर है उनमें से 58.2% यानी 58.2% लेबर जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है अपनी लाइवलीहुड के लिए। एंड 66% of the agricultural land is used for growing food crops and 34% of for commercial crops, कि हम जितने एरिया पर कल्टीवेट करते हैं, जितने एरिया पर खेती करते हैं, उसका 66% में हम क्या कर रहे हैं, 66% में हम फूड क्रॉप्स ग्रोन कर रहे हैं एंड 34% पर कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप को ग्रोन करते हैं, ठीक। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 56.1% इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी जीएनपी, इनके बारे में हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है जीएनपी को, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसका हिंदी में मतलब होता है कि उसका 56.1% जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से आता है, ठीक। ये तो इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, कि क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन का। तो लिखा है कि एग्रीकल्चर इज अवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, इट इंक्लूड बोथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रेयरिंग, कि ये हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, यानी प्राइमरी व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय। हम एग्रीकल्चर से हटकर नहीं रह सकते। तो इस पर 2 चीजें आ रही हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड एनिमल रेयरिंग, कि फसलों का कल्टीवेशन करना और एनिमल को पालना, एनिमल की रेयरिंग करना फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस लाइक मीट। फिर आपने फाइबर्स एंड फैब्रिक्स में पढ़ा होगा आपने कि हमको एनिमल से ही एनिमल फाइबर्स मिलते हैं, ठीक। तो लिखा है नेक्स्ट कि कंट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी सीन इन इंडियन इकोनॉमी एज फॉलोज, कि हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, ठीक, एग्रीकल्चर का। सबसे फर्स्ट लिखा है कि 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड नॉरिश ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, कि वर्ल्ड का 17% पॉपुलेशन, यानी वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसका 17% पॉपुलेशन नॉरिश्ड होता है इंडियन एग्रीकल्चर से, यानी हमारे यहाँ से अनाज बाहर भी जाते हैं, वहाँ के लोग भी इसका यूटिलाइज करते हैं। तो 17% पॉपुलेशन को इंडियन एग्रीकल्चर नॉरिश्ड कर रहा है, यानी उनका पोषण कर रहा है। एंड इन इंडिया, कि इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, कि इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन जो है वो अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। सेकंड में आप देखेंगे कि 2/3 लेबर पावर ऑफ द कंट्री इज एंगेज्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर, मैनी पीपल गेट देयर एम्प्लॉयमेंट
इनडायरेक्टली ऑल्सो आइदर दे आर एंगेज्ड इन handicraft or in small industries based on agriculture product in rural areas. Agriculture can give employment to large number of people. कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया के लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है कि गांव में लोग हैंडीक्राफ्ट्स में लगे हुए हैं और लिखा है कि 2/3 लेबर पावर ऑफ द कंट्री इज इंगेज्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर, कि 2/3 लेबर पावर जो है कंट्री की एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। और लिखा है कि मैनी पीपल गेट देयर एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली आल्सो, और बहुत से लोगों को इस पर इनडायरेक्टली भी एम्प्लॉयमेंट मिला है। ठीक है, कि डायरेक्टली रूप से वो खेत में काम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन फैक्ट्रीज में मैनेजर के पोस्ट पर हैं, ठीक है, और अदर वर्क कर रहे हैं जहां पर एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से उनके रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड बनाया जाता है, तो इनडायरेक्टली भी एग्रीकल्चर से लोग एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हुए हैं। नाउ द थर्ड लिखा है कि एग्रीकल्चर गिव्स रॉ मटेरियल फॉर क्लॉथिंग, क्लॉथ इज मेड फ्रॉम कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एंड वूल पल्प, लेदर इंडस्ट्री इज आल्सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि कॉटन के डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर एज अ रॉ मटेरियल्स अपने क्रॉप को प्रोड्यूस करता है। जैसे कॉटन के लिए कॉटन, जूट, वूल एंड वूल पल्प, कपड़ों के लिए इन सारी चीजों का यूज किया जाता है। नाउ द लेदर इंडस्ट्री इज आल्सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, कि लेदर इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। ठीक, कि भाई जानवर की एनिमल रेयरिंग भी तो एग्रीकल्चर में पढ़ा हमने, तो लेदर जो मिल रहा है वो एनिमल से मिल रहा है। नाउ इट इज द बेसिस ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज यूजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल। कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, edible oil industry, sugar and tobacco, all these industries are based on agriculture product। ये different टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फिनिश्ड गुड के लिए। नाउ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट अबाउट 34% टू द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर का इन्होंने बोला कि कंट्रीब्यूट अबाउट 34% टू इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जो इनकम हो रही है लगभग 34% इनकम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से की जा रही है। नाउ द नेक्स्ट लिखा है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज नर्चिंग द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट गिव्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन फ्रॉम फूड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो करती जा रही है तो लोगों के अंदर डिमांड बढ़ती जा रही है एग्रीकल्चर की, तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को नर्सिंग करना यानी पालना पोषना, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छे से किया है। और इन्होंने बोला कि हमको क्या क्या दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ठीक है, ये सारी चीजें हमको फूड प्रोडक्ट से मिल रही है। एंड नीचे एक लाइन मेंशन किया है कि महात्मा गांधी हैज सेड अबाउट द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ फूड, कि प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई एंड फूड के हिसाब से महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, उन्होंने लिखा था कि लाइफ डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, वेयर एग्रीकल्चर इज नॉट बेनिफिशियल, लाइफ इटसेल्फ कुड नॉट बी बेनिफिशियल देयर। तो महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट था जहां पर उन्होंने कहा था कि लाइफ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, कि जो लाइफ है हमारी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और उन्होंने बोला कि जहां पर एग्रीकल्चर बेनिफिशियल नहीं है वहां पर लाइफ भी बेनिफिशियल नहीं हो सकती। ठीक है, फिर नीचे के पैराग्राफ में लिखा है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी, इट्स सक्सेस और फेलियर डायरेक्टली इफेक्ट द फूड प्रॉब्लम, internal and external trade means of transport and the national income, therefore it is said that is same as the importance of agriculture in Indian economy, the importance of soul in human body। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन मेंशन की है कि इन्होंने बोला कि इंडियन एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी, कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर को बैकबोन माना गया है, यानी रीढ़ की हड्डी माना गया है। यदि एग्रीकल्चर फेल होता है तो हमारी इकोनॉमी गिर जाती है, एग्रीकल्चर अच्छा है तो हमारी इकोनॉमी राइज कर जाती है, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज में। ठीक है, तो ये तो था इंडियन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। नाउ द 2.2 इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू सीजन एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू स्टडी। इन अकॉर्डिंग टू सीजन अगेन वी आर क्लासिफाइड 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ, रबी एंड जायद। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप, फर्स्ट फूड क्रॉप्स एंड सेकंड कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, तो आप इस चीज को पढ़ लेंगे कि खरीफ की क्रॉप में क्या क्या आते हैं, रबी की क्रॉप में क्या क्या है। ठीक है, बाकी हम जो स्टडी करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में 2.3 स्टडी करेंगे और क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।